हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक बहुत ही ट्रिकी सवाल जो कि आपको दिखने में भले ही थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन बनाने में बहुत आसान है। आप सिर्फ उसकी ट्रिक से समझ जाइए, फिर आप एक सेकंड में उसका उत्तर लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए कैसा लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, यानी वर्गमूल 12 प्लस उसके अंदर फिर वर्गमूल 12 प्लस उसके अंदर फिर वर्गमूल 12 फिर प्लस, और यही सिलसिला चलता रहा है यहाँ पे कहाँ तक, अनंत तक, यानी कि ये कभी थमेगा नहीं, इसी तरीके से चलता रहेगा। उसके अंदर फिर वर्गमूल 12 फिर वर्गमूल 12 फिर प्लस में वर्गमूल 12, ऐसे चलते जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाना नहीं है दोस्तों, इसको सिर्फ आपको ट्रिक याद रखना है और इसका सीधा आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो कि वर्गमूल p प्लस वर्गमूल p प्लस वर्गमूल p प्लस 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 प्लस, ये अनंत पदों तक अगर चले तो इसका उत्तर क्या लिखना है, p के दो क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा वाला गुणनखंड धनात्मक और छोटा वाला गुणनखंड ऋणात्मक, यानी कि इसके दो आंसर हमारे पास मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे। और वो आंसर कैसे लिखना है, जो राशि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने p लिखा है, ठीक है, यहाँ पे p के स्थान पर कौन दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है। अगर आप इस पूरे को इस पूरे से तुलना करो, कंपेयर करोगे तो आपको p के स्थान पर यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 12 नजर आ रहा है। 12 के आपको गुणनखंड करने हैं, ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें जो दो संख्याएं मिलेंगी वो आपस में क्रमागत होनी चाहिए, यानी कि एक के बाद एक आनी चाहिए। जैसे 12 को तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 2 गुणित 6, सर 6 दूनी भी 12 होता है सर। 12 को आप 12 एकम 12 भी तोड़ सकते हो, है ना, यानी 12 एकम भी 12 होता है। लेकिन 12 को आपके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसमें जो जो संख्याएं मिलेंगी वो एक के बाद एक आती हो, जैसे 3 4। गिनती में 3 के बाद 4 आता है कि नहीं आता है, तो ये क्रमागत संख्या है। तो हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसमें जो संख्याएं हो वो क्रमागत आती हो, तो हमको वो गुणनखंड मिल गया। अब उस गुणनखंड में क्या करना है, बड़ा वाला जो संख्या रहेगा उसको प्लस में लिखना है और छोटा वाला संख्या जो रहेगा उसको माइनस में लिखना है, यानी कि इसका उत्तर होगा 4। कि दोनों में से बड़ा कौन है, 3, और 4 में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 4 को धन में लिखना है और छोटा गुणनखंड ऋणात्मक यानी कि 3 को लिखना है माइनस में। ये आपका आंसर आ गया। यानी इसका आंसर जैसे आपके ऑप्शन में रहा होगा ना, आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा अगर ये दोनों दिखेंगे तो इनको आप टिक कर देना। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर ला लिया, बहुत ही आसान था। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से बना सकते हैं जो इस रूप में दिखे। मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, चलिए देखिए, मान लीजिए लिखा है √56 प्लस √56 प्लस √56 √56 प्लस √56, और ये चलते जा रहा है, ये सिलसिला चलते जा रहा है अनंत पदों तक। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो 56 के आप गुणनखंड करें। गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपको ऐसा गुणनखंड चुनना है जिसमें जो दो संख्याएं आएंगी वो क्रमागत होनी चाहिए। जैसे 56 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, 14 चौक 56, है ना। गुणनखंड यानी होता है उस संख्या को दो टुकड़ों में लिखना। दो संख्याओं के गुणे के रूप में अगर आप किसी संख्या को लिखते हैं तो हम बोलेंगे सर हाँ उसके हमने दो गुणनखंड प्राप्त किए। गुणनखंड, खंड यानी टुकड़ा, और गुणन यानी गुणे के रूप में उसके दो टुकड़े प्राप्त हुए। लेकिन आपको ऐसे टुकड़े खोजने हैं जिसमें जो दो संख्याएं रहेंगी वो क्रमागत होनी चाहिए। जैसे 56 को आप लिख सकते हो 7 8 56, 7 8 56, 7 और 8 एक के बाद एक आने वाली संख्या है गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो 7 और 8 एक के बाद एक आने वाली संख्याएं हैं। तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है सर, इसका उत्तर क्या होगा पता है, सूत्र क्या कहता है, दो क्रमागत गुणनखंड मिल जाए तो बड़ा वाले को धन में लिखो और छोटे वाले को ऋण चिन्ह लगा के लिखो। तो यहाँ पे बड़ा वाला 8 है तो इसका आंसर होगा 8, और छोटा वाला माइनस लगा के लिखना है तो -7। ठीक है सर, ये दो इसके आंसर हो गए, 8 और -7। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट से एक आध दो और देखते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे वाले का भी देखना है अपने को। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता 110 प्लस √110 प्लस √110 प्लस √110, और ये चलते जाता अनंत पदों तक। ठीक है, अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो भैया 110 का गुणनखंड करो। ऐसे गुणनखंड करने जिसमें जो दो संख्याएं आएंगी वो क्रमागत होनी चाहिए। तो 110 को हम लिख सकते हैं 10 गुणित 11, या 11 गुणित 10 भी लिख सकते हो, क्रमागत होनी चाहिए सर बस। इसको 11 गुणित 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को आगे पीछे लिखो चलेगा,
बस ख्याल इतना रखना है कि वो संख्या जो है वो एक के बाद एक आनी चाहिए, गिनती में एक के बाद एक आनी चाहिए। लिखो भले यहाँ उल्टा सीधा चलेगा। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे जो बड़ा वाला गुणनखंड आप देख लो, 10 11 में 110 होता है या 11 10 में 110 होता है। फिर आंसर कैसे लिखना है, बड़ा वाला गुणनखंड को धनात्मक और छोटे वाले को ऋणात्मक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 और -10, छोटे वाले गुणनखंड को ऋण चिन्ह लगा के लिखना है। ये हमारा सूत्र कहता है, ट्रिक कहता है सर। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब एक आध दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं जिसमें दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20 √20 -√20 और ये चलते जा रहा है अनंत तक। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, ये पिछले वाले सवाल से किस तरीके से अलग दिख रहा है, पिछले वाले सवाल में सब ये प्लस 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 था, यहाँ पे सब माइनस 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 है। घबराने की बात नहीं है, आपको काम वही करना है। पहले आप 20 का गुणनखंड कीजिए और ध्यान रहे यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। 20 के जो 2 गुणनखंड आप प्राप्त करेंगे उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि वो संख्या क्रमागत आनी चाहिए। 20 को तो आप लिख सकते हैं 2 गुणित 10 भी लिख सकते हैं, हाँ 2 गुणित 10 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन 20 को आप 4 गुणित 5 भी तो लिख सकते हैं सर। तो आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको उस गुणनखंड को चुनना है जिसमें दोनों जो गुणनखंड हैं, दोनों जो टुकड़े हैं, जो दोनों संख्याएं हैं वो गिनती में लाइन से आनी चाहिए, एक के बाद एक आनी चाहिए। तो 4 के बाद 5 आता है सर गिनती में, इसलिए हम ये वाला गुणनखंड चुनेंगे, ये नहीं चुनेंगे। ठीक है, 2 और 10 लगातार थोड़ी आते हैं, तो हम ये नहीं चुनेंगे, हम ये चुनेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड चुन लिए क्योंकि इसमें इसमें जो संख्याएं हैं वो क्रमागत है। मगर अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो सुनिए। P के 2 क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा वाला ऋणात्मक और छोटा वाला धनात्मक, यानी उसका जस्ट अपोजिट करना है। उसमें बड़े वाले गुणनखंड को धन के रूप में लिखते थे, धन चिन्ह लगा के लिखते थे, और छोटे वाले गुणनखंड को ऋणात्मक लिखते थे। इसमें उल्टा करना है, इसमें आपको बड़ा वाला गुणनखंड को ऋणात्मक और छोटे वाले गुणनखंड को धनात्मक लिखना है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा छोटे वाले गुणनखंड को धनात्मक और बड़े वाले गुणनखंड को ऋणात्मक। ये आपका आंसर आ गया। आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा वाला पहले लिख दो, लेकिन ध्यान रहे बड़े वाले में ही यहाँ पे इस केस में बड़े वाले में ही माइनस लगाना, छोटे वाले में प्लस लगाना। लिखो भले उल्टा सीधा चलेगा, लेकिन बड़ा वाला जो संख्या उसमें माइनस, छोटा वाला जो संख्या उसमें प्लस। तब जब ये माइनस माइनस रहेगा, तब जब वो प्लस प्लस रहेगा तब आपको बड़े वाले में प्लस लगाना है और छोटे वाले में माइनस लगाना है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर ये ट्रिक आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से बस जाएगा। जी हाँ, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर एक और एग्जाम्पल क्या ले लें। मान लीजिए मैं लेता हूँ 42 माइनस 42 इसका वर्गमूल 42 माइनस चलिए ये चलते जा रहा है अनंत तक जाएगा सिलसिला, कभी थमने का नाम नहीं लेगा। और इसको बनाएंगे कैसे, 42 का गुणनखंड करो तो 42 तो सर 2 गुणित 21 भी होता है, 42 2 गुणित 21 भी करोगे तब भी 42 आएगा। मगर आपको 42 का ऐसा गुणनखंड सोचना है जिसमें दो संख्याएं जो आएंगी वो क्रमागत होनी चाहिए सर। क्रमागत मतलब गिनती में एक के बाद एक आने वाली, लाइन से आने वाली, उनके बीच और कुछ ना हो। और ऐसी संख्या तो मुझे दिख रही है 6 गुणित 7 6 7 42, ये गुणनखंड मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे आंसर किस तरीके से लिखना है, मुझे आंसर लिखना है सर 2 क्रमागत गुणनखंड अगर प्राप्त हो गए तो इसमें, क्योंकि ये जो सवाल दिख रहा है उसमें माइनस माइनस दिख रहा है, यानी कि ये आप तुलना करके देख लो, ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है ये इस पैटर्न से मैच कर रहा है, न कि उस पैटर्न से मैच कर रहा है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके आंसर हम कैसे लिखते हैं, बड़ा ऋणात्मक और छोटा धनात्मक। तो इसमें बड़ा कौन है सर, 7 बड़ा है और 6 छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -7 और 6, ये 2 इसके आंसर हो जाएंगे। बड़े गुणनखंड को ऋणात्मक लिखना है, छोटे वाले को धनात्मक में लिखना है। आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है तो बिंदास बेझिझक आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ डाउट्स होंगी। अब हम कुछ ऐसा सवाल देखने जा रहे हैं जिसमें ये दोनों ट्रिक्स नहीं लगेंगी। उस समय क्या किया जाएगा सर, चलिए देखते हैं सर, फटाफट से देखते हैं सर। क्योंकि
क्योंकि और भी सवाल फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए देखिए, तो मान लीजिए ये लिखा है 5, 5, 5, और ऐसे चलते जा रहा है, अनंत पदों तक चलते जा रहा है। अब क्या करेंगे सर? अब पता कैसे चलेगा कि सर आपने इसके पहले जितने भी यहाँ पे सवाल बनाए उसमें तो आपने ये ट्रिक वो ट्रिक लगा दिया, सवाल को देख के आपने पहचाना, प्लस प्लस दिखा तो वो ट्रिक लगाया, माइनस माइनस दिखा तो ये ट्रिक लगाया, मगर इस सवाल में कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक नहीं लगने वाली है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे संख्या पहले क्या थी, संख्या याद करो, जब मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको? 12, है ना। फिर मैंने लिया 42 में, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेते जा रहा था जो जो दो ऐसे टुकड़ों में टूट सकते हैं जिनके गुणनखंड क्रमागत आते हों, है ना भाई। मैंने वैसा ही एग्जाम्पल लिया था, बिकॉज मुझे इसमें उन एग्जाम्पल्स में ये ट्रिक लगाकर मेरे को समझाना था। लेकिन ऐसा भी तो प्रश्न उठ सकता है सर, ऐसी भी संख्याएं वहां हो सकती है जिसके टुकड़े दो क्रमागत संख्याओं के रूप में प्राप्त करना पॉसिबल ना हो। 5 को आप किन दो टुकड़ों के रूप में लिख सकते हो बताओ? तो ऐसे दो टुकड़ों के रूप में लिख के दिखाओ जिसमें संख्याएं क्रमागत आती है, लिख ही नहीं सकते। 5 को इकलौते तरीके से लिख सकते हो, 5 एकम 5, है ना। और ये क्रमागत आते हैं क्या? नहीं आते। एक के बाद 5 आता है क्या? बताओ भला, बीच में बहुत लोग आते हैं। ठीक है, तो दो क्रमागत गुणनखंड के रूप में इसको आप कहाँ लिख पा रहे हैं? अब के केस में क्या करना है सर? तो अगर आप उसको दो क्रमागत गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हो, तब आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा सर, हल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको यहाँ मान लेना पड़ेगा x बराबर इतना। जी हाँ, x बराबर इतना मानेंगे आप, और फिर दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करो। ये जो बड़ा वाला सबसे पहला नंबर का स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, जब वर्ग हम करेंगे तो उधर तो हो जाएगा चलो x का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो उधर तो हो जाएगा x का वर्ग, मगर इधर जब वर्ग करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अगर ऊपर वर्ग करते हैं तो समझ जाओ ये कट जाता है ना। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कौन बचेगा? 5 बचेगा। मगर ये तो अंदर वाले स्क्वायर रूट है, उन लोग तो बचेंगे ही। केवल हटेगा कौन सा? सबसे पहला और सबसे बड़ा वाला जो दिख रहा है वही बस हटेगा, बाकी तो बचेगा ना। हम एक बार स्क्वायर कर रहे हैं, 2-3 बार थोड़ी कर रहे हैं, एक बार किए हैं, तो केवल वो बड़ा वाला रूट हटेगा और ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा चलते जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। 5 को उधर पलटा दो बिना घबराए। 5 को उधर जब पलटा दिए, अब जो बचा है उसको देखो, ये 5 पलट गया, ये बचा है 5, फिर स्क्वायर रूट 5। अब ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा था? अनंत तक। हम लोग जैसे 3 बार लिख के फिर उसको छोड़ देते हैं डैश डैश करके अनंत तक, लेकिन ये तो चलते जा रहे हैं ना। 3 के बाद एक और आएगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा, ये कभी थमेगा नहीं, ये कभी थमेगा नहीं, कभी भी थमेगा नहीं, अनंत पदों तक चलते जा रहे हैं। अब इसको गौर से देखो, एकदम गौर से देखो, ये यही है, ये यही है, और ये कौन है? ये तो x है। ये पूरा कौन है? ये देखो बराबर, ये पूरा बराबर x, और ये पूरा कौन है? ये पूरा तो यही है सर, यही है यानी कि ये कोई और नहीं, ये आपका x है। इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दूं, मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं, तो ये पूरा कोई और नहीं, ये x ही है। अब आप बोलोगे ये चमत्कार कैसे हो गया? बताऊं कैसे हुआ? देखो, जब मैं दोनों पक्षों में वर्ग किया तो ये वाला रूट हट गया, 5 बचा, 5 को पलटा दिया, 5 के पलटने के बाद जो चीज बचा उसको आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 बार लिखा था, यहाँ पे 2 बार लिखा है। वो तो हमने 3 बार लिखा था, प्लस करके डैश डैश किया था। डैश डैश करने का मतलब ये सिलसिला और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उसमें से अगर एक ठोक शुरू वाला हट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो चीज बची है ना वो वापस उतनी है, क्योंकि ये तो पूरा अनंत तक जा रहा है। अनंत समुद्र में से एक हट भी जाए, एक बाल्टी पानी हट भी जाए तो भी बचेगा, जो वापस पूरा समुद्र ही रहेगा। इसलिए 5 को उधर पलटाने के बजाय ये जो चीज बची है ना वो वापस पूरी उतनी है, पूरी समुद्र ही है वो, इसलिए उसको वापस x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जाना तो इसको अनंत तक, अनंत तक मतलब ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं, चलते जा रहे चलते जा रहे, इसलिए वापस ये x बन गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये x² - 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? x को पलटाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x² - x - 5 बराबर 0। इसकी आप तुलना करोगे ना, ये कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़े थे वर्ग समीकरण, तुलना करोगे आप, ax² - bx - c बराबर 0। a कौन है? जो x² के सामने है। यहाँ x² के सामने कुछ नहीं है सर, तो आप a का मान 1 लिखोगे। b कौन है? जो x के सामने है। x के सामने कुछ नहीं है सर, 1 है, लेकिन ऋण चिन्ह है यहाँ पे, इसलिए b का मान आप -1 लिखोगे।
सी कौन है सर? सी वो है सर जो कांस्टेंट है, 5 है, मगर ऋण चिन्ह सहित है तो -5 लिखोगे। जब ABC का मान निकल जावे तब आप सूत्र लगावे। कौन सा सूत्र लगावे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, एक साथ लिखते हैं। ये सूत्र, क्या सूत्र होता है आपको पता है? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक मिनट, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। तो तुलना करने आपको आना चाहिए सर। जो इसके सामने में b है तो वैसे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन ऋण अगर है तो ऋण सहित आपको लगाना, चिन्ह सहित लिखना है। अब -b तो मैं लिखता हूं ये माइनस, देखो ये वाला माइनस तो सूत्र में है ही पहले से। अब b की वैल्यू -1 है तो, और ये ऐसे -1 मुझे लिखना पड़ेगा। ये माइनस वो है जो सूत्र में ऑलरेडी है, और b की वैल्यू -1 है वो मुझे लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस b स्क्वायर, b कौन है? -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस, फिर है 4, फिर गुणित, फिर a कौन है? 1, तो 1 लिखूंगा। फिर कौन है? c कौन है? -5। जब माइनस वाला चीज लिखते हैं ना तो मैं कोष्टक लगा देता हूँ, कोष्टक लगा देना चाहिए, उससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। और अपॉन में 2, a कौन है? 1, तो ये 1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब क्या हो जाएगा बताओ सर? माइनस माइनस +1 हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस वर्गमूल, -1 का वर्ग +1। अब देखो ये माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 पंचम 20 और 2 एकम 2, 1 प्लस माइनस 20 और 1 21 बटे 2, यानी आपका x का 2 आंसर हो। एक बार प्लस चिन्ह लिख लो, प्लस चिन्ह ले लोगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस √21 बटे 2, और जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस √21 बटे 2। ये आपके x के 2 मान हो गए। 2 मान आने ही थे बिकॉज वर्ग समीकरण बना था, तो 2 आंसर आ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा इतना लंबा इसलिए बना क्योंकि 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 ये जो संख्या है उसका हम ऐसा गुणनखंड नहीं कर पा रहे थे जिसमें 2 क्रमागत संख्याएं आती हों, जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में था। अगर 2 क्रमागत संख्याएं गुणनखंड के रूप में आपको प्राप्त होती हैं तो आप ये दोनों ट्रिक्स वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर प्लस 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 रहेगा तो वो ट्रिक, माइनस माइनस रहेगा तो नीचे वाला ट्रिक। लेकिन कब? जब वो संख्या ऐसे 2 गुणनखंड के रूप में टूटे जिसमें संख्याएं क्रमागत आती हो। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे अभी चुना, ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें जो संख्या है 5 उसे 2 क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जा सक रहा था, इसलिए हमें इतना लंबा मेथड लगाना पड़ा। आज इस टॉपिक में इतना ही। मुझे आशा और विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।